एक ये फ्रंट ऐसा था जब कोविड, हम भीषण मंदी में और भीषण कोविड के लॉकडाउन में थे, तब भी रिलायंस जियो की डील हो रही थी, एफडीआई आ रहा था, शेयर बाजार नित्य नई ऊंचाइयां छू रहा था, एफआईआईज आ रहे थे। अब लेकिन अचानक ऐसा लग रहा है कि एक्सटर्नल फ्रंट पर बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। ऐसा दबाव क्यों बन रहा है? हाँ, यह हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। और आप ये देखेंगे कि ये बिल्कुल काउंटर नैरेटिव है। पिछले 2 साल में, पिछले 1.5 साल में, खासतौर से पिछले 6 महीने में शुभम, जितनी बातें अर्थव्यवस्था को लेकर भारत की तरफ से की गई, उनका बिल्कुल उल्टा आईना है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। और ये समझना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट और रुपए की कमजोरी भारत की सबसे आजमाई हुई ऐतिहासिक दरार है। और इस दरार में भारतीय अर्थव्यवस्था जब भी फंसती है तो बहुत लंबा समय लगता है उसे निकलने में, क्योंकि हम आयात पर बड़े पैमाने पर निर्भर हैं। भारत के विदेशी मुद्रा मोर्चे पर, विदेशी फ्रंट पर, एक्सटर्नल फ्रंट जिसको हम कहते हैं, और उसका मतलब यह है कि जहां भारत को विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है, जहां भारत को आयात की जरूरत होती है, वहां पर एक साथ कई सारी चीजें बिगड़ी हैं और जिसको संभालने की कोशिश में रिजर्व बैंक लगा पर वो संभल नहीं पा रही। सबसे महत्वपूर्ण चीज समझना जरूरी है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से करीब करीब भारत के बाजार से विदेशी निवेशकों ने लगभग $21 बिलियन की बिकवाली की। और ये एक बड़ा हिस्सा था, जबकि हमें कह रहे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी से उबर रही है, जबकि हमें कह रहे थे कि भारत में डिमांड बढ़ना शुरू हो रही, लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ था। शुभम, आश्चर्य की बात थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था जब मंदी में थी, जब अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट थी, तब विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में पैसा डाल रहे थे। और जिस दिन से सितंबर अक्टूबर से पिछले साल से हमने बाजार में रिकवरी देखी या अर्थव्यवस्था में रिकवरी आना शुरू हुई, उस दिन से विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से पैसा निकालना शुरू कर दिया। इसकी बड़ी वजह यह थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो बुनियादी ढांचा था वो शायद उन्हें बेहतर नहीं लग रहा था, और वो आने वाले समय में महंगाई को बढ़ता देख रहे थे और महंगाई के कारण ब्याज दरों में बढ़ोतरी देख रहे थे, जो हमारे सामने मार्च अप्रैल तक और मई तक आते आते साफ हो गया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो विदेशी मुद्रा भंडार पर जिसने असर किया, उसका आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है। $21 बिलियन हमने बताया कि जो 20 साल का सबसे खराब स्तर था एफपीआई आउटफ्लो का भारत का, जो हमने देखा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि भारत में विदेशी निवेश, वेंचर कैपिटल फंड्स का निवेश और जो पी फंडिंग है, 3 बड़े हिस्सों से भारत में विदेशी निवेश आता है। एक कंपनियां आकर भारत में फैक्ट्री लगाती हैं तो उसे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, दुनिया के बड़े निवेशक भारत की कंपनियों में पी लेते हैं, वो एक दूसरा हिस्सा। और तीसरा वेंचर कैपिटल फंड्स जो भारत के स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं। इसकी गिरावट जो 55 बिलियन था हमारे पास जो आंकड़ा दिखाई मिलता है अक्टूबर दिसंबर 2021 में, वो जनवरी मार्च 2022 में $14 बिलियन रह गया। यानी ये सबसे तेज गिरावट थी जहां से भारतीय बाजार में विदेशी मुद्रा का आना कम हुआ। अब इसके कई सारे वजह हैं। इसकी वजह यहां भी बड़ा पैराडॉक्स है। यहां भी जब भारतीय अर्थव्यवस्था उबर रही थी या खुलने की कोशिश कर रही थी, तब भारत में विदेशी निवेश नहीं बढ़ा, विदेशी निवेश घटता चला गया। चाहे वो स्टार्टअप्स में आने वाला पैसा माना जाए, चाहे वो पी के जरिए आने वाला पैसा माना जाए, या वो विदेशी निवेशकों के जरिए आता जाए। आरबीआई का डेटा मेरे सामने जो बता रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज अप्रैल फरवरी 2021-22 के दौरान $24 बिलियन रह गए, जो कि इसी के पिछले साल में टोटल सारे फॉरेन फ्लोज मिला लें आप, जिसमें पी का फंड है, एफपीआई का फंड है, मिला लें, जो $80 बिलियन थे अप्रैल और फरवरी इस पिछले साल में। यानी आप ये मान के चलिए कि भारत के बाजार में आने वाली विदेशी मुद्रा लगभग आधी रह गई और जो मौजूद थी वो भारतीय बाजार से निकलना शुरू हुई। तो ये पहला बड़ा ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स था जिसकी वजह से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में हमें तेज गिरावट दिखाई दी। और एक वजह मैं पहले बता चुका हूं कि इस गिरावट के कारण रुपए पर दबाव बनना शुरू हो गया था दिसंबर से ही, जनवरी मार्च से और ज्यादा बढ़ा, और उसे बचाने के लिए रिजर्व बैंक को छोटे छोटे चरणों में, छोटी छोटी किश्तों में अपने खजाने से विदेशी मुद्रा बाहर छोड़नी पड़ी, जिसका और एक निगेटिव असर रुपए की कीमत पर दिखाई पड़ा। तो ये जो गिरावट आई थी, ये युद्ध और तेल की कीमतों से पहले शुरू हो गई थी, और ये गिरावट विशुद्ध रूप से भारत की मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस में या भारत की व्यापक अर्थव्यवस्था में जो खामियां दिखाई पड़ी थी, जो कमजोरियां दिखाई पड़ी थी, उसके कारण आई थी, जिसका असर अब हमें रुपए पर दिखाई दे रहा है। सर, एक बड़ा सवाल मेरा एक्सपोर्ट से जुड़ा है कि जब एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट हम लगातार देख रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ भारत में जब एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो सीधी सी बात है डॉलर आएंगे, तो एक्सपोर्ट बढ़ने के बाद भी विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घट क्यों रहा है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास, हम पिछले करीब 2-3 महीनों से लगातार देख रहे हैं कि भारत रिकॉर्ड एक्सपोर्ट कर रहा है, पर उस एक्सपोर्ट के आंकड़े के पीछे एक इंपोर्ट का आंकड़ा भी आता है। भारत का निर्यात जिस गति से बढ़ रहा है, उससे कहीं ज्यादा वैल्यू टर्म्स में
में आयात बढ़ रहा है। अब आयात के आंकड़े को आप देखिए, निर्यात 479 बिलियन डॉलर है और आयात 611 बिलियन डॉलर। और भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड 192 बिलियन डॉलर के ऊपर है। अब यहां एक्सपोर्ट का मतलब खत्म हो जाता है। एक्सपोर्ट आपके लिए एक बड़ी सक्सेस स्टोरी हो सकती है, पर हम नेट इंपोर्टर कंट्री हैं। हम अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए इंपोर्ट पर निर्भर हैं, हम अपनी टेक्नोलॉजी जरूरतों के लिए इंपोर्ट पर निर्भर हैं, और यही वो फर्क है जो हमें विदेशी मुद्रा भंडार में दिखाई दे रहा है। इस आंकड़े को और करीब से समझने की कोशिश करें तो हमें दिखाई देता है एक आंकड़ा जिस पर दुनिया भर के विदेशी के निवेशकों की और एजेंसियों की नजर अब यहां से काफी गहराई से होगी, जिसे आगे भी हम संकेतों में समझने की कोशिश करेंगे। वो भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है कि किसी भी देश में आने वाली विदेशी मुद्रा और वहां से जाने वाली विदेशी मुद्रा के बीच का फर्क क्या है। और हमारे पास एक आंकड़ा जो उपलब्ध है वो बता रहा है शुभम की दुनिया की जो 10 टॉप इकोनॉमीज हैं उनमें चीन, जापान, स्विट्जरलैंड, यूएस, रशिया, हांगकांग, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर और इंडिया है। उनमें इंडिया एक अकेला देश है जिसका करंट अकाउंट नेगेटिव है, जिसका बाकी सारे देश दुनिया के करंट अकाउंट सरप्लस में। उसके अलग अलग कारण हैं। हर अर्थव्यवस्था की अपनी कुछ मजबूती हैं, कुछ निर्यातक देश हैं, कुछ के पास एनर्जी है, कुछ के पास बाकी चीज़ें। पर भारतीय अर्थव्यवस्था इन 10 अर्थव्यवस्थाओं के बीच में करंट अकाउंट निगेटिविटी में है और 5% के आसपास के करंट अकाउंट डेफिसिट की संभावना जाहिर की जा रही है, ऐसा लग रहा है। और ये वो वजह है जहां से हमें दिखाई देता है कि निर्यात बढ़ने से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की समस्या का समाधान नहीं हुआ। और यह भी दिलचस्प है कि जिस क्वार्टर में भारत में सबसे ज्यादा निर्यात हुआ उसी क्वार्टर में भारत के रुपए में सबसे ज्यादा गिरावट आई और भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे तेज गिरावट आई। यानी हम जितना निर्यात कर रहे थे उससे कहीं गुना ज्यादा विदेशी मुद्रा हम भारत से बाहर भेज रहे थे आयात के लिए। और यहां एक और सवाल समझना जरूरी है, ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी बड़ी वजह है कि भारत तेल के आयात पर निर्भर है, जहां बगैर मांग बढ़ाए ऑयल इंपोर्ट का बिल दोगुना हो गया, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें $60-65 $70 से $100 के आसपास हो गई। अब हम कोयले की इंपोर्ट के दहलीज पर खड़े हैं, जिसके हम 5वें सबसे बड़े उत्पादक हैं। और विदेशी मुद्रा भंडार के लिए इससे ज्यादा बुरी खबर कोई नहीं हो सकती कि आपकी दोनों इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्सेज कच्चा तेल और कोयला दोनों के लिए आप बड़ी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर हो जाए, और वो दबाव या वो गर्मी है जो रुपए को पिघला रही है। सर, मेरा अगला सवाल ब्याज दरों से। हमने देखा कि फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ाई, डॉलर इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। हमारे यहाँ भी ये उम्मीद थी कि आरबीआई जैसे ब्याज दरों को बढ़ाएगा, रुपए को कुछ सपोर्ट मिलेगा, कुछ सपोर्ट मिला भी, लेकिन उसके बाद अचानक एकदम बहुत तेजी से गिरावट आई। ऐसी क्या समस्या या ऐसा क्या विदेशियों ने देख लिया जो और इतनी तेजी से बिकवाली कर ली? ये वो आर्बिट्राज पैरिटी है जो किसी एक देश जो पूंजी का एक्सपोर्ट करता है, यानी जो देश पूंजी का निर्यात करता है और जो पूंजी का इंपोर्ट करता है, यानी पूंजी को होस्ट करता है, उसके देश के ब्याज दरों के अंतर के बीच में था। रिजर्व बैंक, जैसा हमने मनी सेंट्रल में पिछली बार भी कहा था कि रिजर्व बैंक की तरफ से अचानक 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की एक वजह ये थी कि वो रुपए की गिरावट को सपोर्ट देना चाहता था, लेकिन उसके तत्काल बाद उसी रात 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी अमेरिका की ब्याज दरों में हो गई, और उसके बाद हमने रुपए में तेजी से गिरावट होते देखी। अब चुनौती यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें बढ़ भी रही हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें उससे ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। भारत की महंगाई की दर पहले से ही लोगों को परेशान कर रही थी, तो जो एडवांटेज था भारतीय अर्थव्यवस्था के पास वो अब धीरे धीरे फिजल आउट होना शुरू हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूंजी की लागत बढ़ने के कारण विदेशी निवेशक पहले से ही बाजार से पैसा निकाल रहे थे, तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी का लगभग जो फायदा मिलना था भारतीय रुपए को, वो पहले 24 घंटे 48 घंटे में मिल गया, और उसके बाद अब तेजी से उसमें गिरावट आई। रिजर्व बैंक की दुविधा यह है कि वो कितनी ब्याज दरें बढ़ा सकता है। रुपए को थामने की कोशिश करेगा, या वो महंगाई को थामने की कोशिश करेगा, या वो शेयर बाजार का जो सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है उसे संभालने की कोशिश करेगा। और इसलिए डॉलर इंडेक्स की मजबूती पूरी दुनिया में रिकॉर्ड लेवल पर है। मुझे लगता है करीब शुभम 15-16 साल के रिकॉर्ड लेवल पर डॉलर इंडेक्स है, क्योंकि 20 साल के रिकॉर्ड लेवल पर डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स का मतलब डॉलर की ताकत 20 साल की सबसे बड़ी ऊंचाई पर, आप माने या ना माने, लेकिन वास्तविकता यह है कि डॉलर इस समय दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी बनकर उभर चुका है, और उसका असर में क्रॉस द करेंसीज जिसकी जितनी ताकत है वो उतना कमजोर हुआ है। यूरो भी कमजोर हुआ है, येन भी कमजोर हुआ है, युआन भी कमजोर हुआ है, इंडोनेशियाई डॉलर भी कमजोर हुआ है, साउथ कोरियन करेंसी भी कमजोर हुई, और भारत भी कमजोर हुआ। जो जितना कमजोर है उस अनुपात में कमजोर हुआ है। तो
डॉलर की मजबूती आने वाले समय में बनी रहनी है, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जब तक महंगाई की दर 2% के आसपास नहीं आ जाती घटकर, तब तक अमेरिकन फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी जारी रखेगा, जो अभी 8.5% के आसपास महंगाई की दर है, क्योंकि वहां उनका कंफर्ट लेवल 2% का, जैसे भारत में की मॉनेटरी पॉलिसी का एक अपना कंफर्ट लेवल है। तो इसलिए डॉलर में लंबे समय के लिए मजबूती दिख रही है। और ये एक और वजह है कि फॉरवर्ड में भी लोगों को भविष्य के वायदा सौदों में भी रुपए में और कमजोरी के आकलन क्रमशः बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। और एक्सटर्नल फ्रंट पे अब अगर दबाव देखें तो अंशुमान जी ने कहाँ कहाँ दबाव बताया। उन्होंने कहा करंट अकाउंट डेफिसिट एक दरार है जो गहरी हो सकती है। दूसरा उन्होंने कहा कि ब्याज दरें बढ़ने का जो फायदा मिलना था वो क्यों नहीं मिला। तीसरा उन्होंने कहा कि डॉलर की जो इनकमिंग थी एफडीआई के थ्रू, एफपीआईज के थ्रू या वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू, वो बिल्कुल डाउन है। ये एक एक्सटर्नल फ्रंट है। विदेशी मुद्रा भंडार क्यों लगातार घट रहा है, ये उन्होंने बताया। ये सर, ये तमाम अगर एक्सटर्नल फ्रंट हमने देख लिए, विदेशी मोर्चे देख लिए जहां पर भारत कमजोर है, फिर यहाँ से रुपए की अगली दिशा आपको क्या दिख रही है? ये चिंताजनक बात है। और ये समझना, जैसे मैंने कहा ना शुरुआत में, कि डॉलर की मजबूती लोग मान रहे हैं कि कुछ समय तक रहेगी, जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती रहेंगी, तो इसे आप एक तरफ रख दीजिए। कच्चे तेल की महंगाई बनी रहेगी, इसे आप एक तरफ रख दीजिए। कोयले का इंपोर्ट सरकार को करना पड़ेगा और महंगा कोयला खरीदना पड़ेगा, यानी आप जितना पैसा ऊर्जा खर्च करने पर अपने 100 रुपये का, मान लीजिए 100 रुपये का भंडार में से आप 10 रुपये पहले केवल तेल के लिए खर्च कर रहे थे, तो आपको 5 रुपये और खर्च करने पड़ेंगे कोयले के इंपोर्ट के लिए, तो ये आपके पास मौजूद रहेगी। इसके अलावा रुपए की कमजोरी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन्फ्लेशन के कारण आप इंपोर्ट्स की लागत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, बढ़ती रहेगी। ये फैक्टर्स तो स्थायी हैं कम से कम अगले 6 महीनों के लिए। भारत की सरकार इन फैक्टर्स को नहीं बदल सकती किसी भी दखल के और किसी हस्तक्षेप के आधार पर, क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के उस हिस्से में मौजूद है। और इन सारी चीज़ों के कारण रुपए पर दबाव बना रहना है। चिंता सबसे बड़ी बात की यह है कि भारत की सॉवरेन रेटिंग को लेकर आने वाले समय में सवाल ना उठें, और सरकार को एक कोशिश करनी पड़ेगी कि वो बहुत तेज और बहुत डिसाइसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करके दिखाए, ताकि ये समझ में आ सके कि वो डॉलर के लेवल पर, करंट अकाउंट डेफिसिट के लेवल पर, विदेशी मुद्रा भंडार के स्तर पर जो क्राइसिस बन रही है, उसे वो कंट्रोल कर सकती है। क्योंकि एक्सटर्नल फ्रंट नेगेटिव दिख रहा है, डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर ब्याज दरें बढ़ने के कारण राज्य और केंद्र सरकारों का कर्ज महंगा होगा, और कर्ज में पहले से ही सरकारें दबी हुई हैं। ऐसा ना हो कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को भारत की साख पर, सॉवरेन रेटिंग पर सवाल उठाने पड़े, और यहाँ से अब सरकारों को थोड़ा फास्ट स्पीड से आकर आगे बढ़कर बड़े रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। नहीं तो ये दरार, जो रुपए की दरार और विदेशी मुद्रा की दरार है, वो विदेशी निवेशकों को डराती रहेगी। और जब तक विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में शुभम नहीं लौटे, यहाँ से शेयर बाजारों में लगातार अगर बढ़ोतरी नहीं हुई तब तक आप विदेशी मुद्रा की सप्लाई, आपूर्ति, डॉलर की आपूर्ति नहीं देख सकते। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कल रुपया थोड़ा रिकवर कर जाए 10 पैसे, 5 पैसे, 15 पैसे, पर इससे जो स्ट्रक्चरल, जो ढांचागत चुनौतियां भारत के विदेशी फ्रंट पर आई हैं, उनका तत्काल कोई समाधान नहीं होगा। और उसकी चुनौतियां क्या है वो हमने विस्तार से आपको बताई हैं। जितना विदेशी निवेश नहीं आया वो वापस आने में समय लगेगा, विदेशी निवेश जितना पैसा निकाल लेगा उसे वापस लाने में समय लगेगा, तो वो सारी चीजें रिकवर होते होते, जो खजाना खाली हुआ है उसको भरते भरते समय लगेगा। और तब तक रुपए की मजबूती को थाम कर रखना जरूरी है, क्योंकि अगर गिरता रहा रुपया तो वो सारी रिकवरी के प्रोसेस और ज्यादा कमजोर होती जाएंगी। और बिल्कुल इसलिए जरूरी है होशियार रहिए, क्योंकि अब बड़ी दरारें खुल रही हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो अंशुमान जी की इस पूरी बातचीत से समझ में आई वो ये कि साख का संकट है, कि अगर रेटिंग एजेंसियां कहीं भारत की साख को लेकर सवाल खड़े ना कर दें, हम अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है, जंग से थोड़ा ही ऊपर है। ऐसे में अगर रेटिंग एजेंसियों ने ये सारे आंकड़े पढ़े, देखे, समझे और इसके आधार पर साख पर कोई डाउनग्रेड किया, तो ये बाजारों के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, सबके लिए एक बहुत चिंताजनक और एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकती है।